ये प्रेस वार्ता मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विषय पर कर रहे हैं कि मैंने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को थोड़ी देर पहले अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से एक पत्र भेजा है और उस पत्र में मैंने बुनियादी 4 बातें लिखी हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी व्याख्या दी जा रही है कि ये एक इमरजेंट मीटिंग थी और उसी बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 7 तारीख से विधानसभा का सत्र होना था उसको स्थगित कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर महोदय के पास भी मुख्यमंत्री महोदय गए और उनसे विनती की इसको रिकॉल करने के लिए उस विधानसभा के सत्र। इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि 4 बातें हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करने के लिए लिखा। पहली बात है कि ये बहुत दुर्भाग्य है और आश्चर्यजनक भी है और दुखद भी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसने पहले कैबिनेट की मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग के बाद निर्णय लिया कि ये सत्र 7 तरीके से होगा और उसके बाद नोटिफिकेशन गवर्नर महोदय की हुई और उसके पश्चात जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां प्रतिनिधित्व करती हैं उनकी बैठक बुलाई और सरकार ने बुलाई, माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने बुलाई और उसमें सबकी राय ली। एक राय पर हम आए, सर्वसम्मति की समझ बनाई। कुछ विवादित मुद्दे थे, जिन विवादित मुद्दों को हमने साइड में किया और साइड में करने का कारण भी ये था कि ये जो वायरस के खिलाफ जो एक जिंदगी और मौत की लड़ाई जो चल रही है उसमें सरकार के हाथ मजबूत हो और सरकार के हाथ मजबूत होने के साथ साथ इस वायरस को डिफीट करने का वातावरण और कदम उठाए जाए, इसलिए हम एक समझ पर आए। हम इस विषय पर में नहीं गए कि धर्मशाला होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, हालांकि सबका अपना अपना मत इस विषय को लेकर था और मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो बैठक में 27 तारीख को शामिल थी उन्होंने अपना पक्ष भी इस विषय पर रखा कि कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए और उसमें तर्क भी दी कि क्यों कहाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, इस जंग में सरकार ने एक किस्म से आत्मसमर्पण कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं और ऐसी मानसिकता के साथ आज पेश आ रही है जैसे कि
अब वो निहत्ती हो गई है। वो इस युद्ध में अपना जो उसकी अहम जिम्मेवारी है एक कमांडर के रूप में लीड करने की, उसको छोड़कर अब सब कुछ छोड़ दिया है चांस पर कि अब ये चांस की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी भी चुनी हुई सरकार से कहीं मैं स्वप्न में भी नहीं कल्पना कर सकता था कि एक सरकार लोगों को एक ऐसे मोड़ पर छोड़। दूसरी बात मैंने कोशिश की है उस चिट्ठी में कि सरकार के हौसले को बुलंद किया जाए। बुलंद इसलिए हमें इसको संकीर्णतावाद से नहीं देखना है। यह एक यूनाइटेड फाइट है इस वायरस के खिलाफ, और कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि इस सरकार की साइंटिफिक समझ इस वायरस के खिलाफ लड़ने की नहीं है, और इसीलिए ये लगातार कमजोर होती जा रही है इस लड़ाई के अंदर। और इस विषय में सिर्फ दो बात मैं कहना चाहता हूं। पहली बात है कि अगर आपको याद होगा कि शुरू के दौर में सरकार एक ऐसी कल्पना बना रही थी कि भी हमने जीरो लेवल पर क्या कहते हैं वायरस को लाना है, जो अवैज्ञानिक था। हमने उस समय भी कहा, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं, कल भी मैं इस बात को कहूंगा। आप में से कईयों को इस विषय को लेकर अलग अलग समझ हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब ये नया वायरस आ गया है, ये नया वायरस 100% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करके छोड़ेगा। संक्रमित होंगे लोग, आप बच नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या करने की जरूरत है, एक समय में सभी संक्रमित हो, टोटल इन्फेक्शन हो, तो आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लॉकडाउन का मतलब यही था कि लॉकडाउन से आप उस युद्ध की तैयारी करें, और उस युद्ध की तैयारी का मतलब था नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब था मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको मजबूत करना, उसमें ऑक्सीजन का प्रबंध करना, वेंटिलेटर्स का प्रबंध करना, और उसके साथ साथ मैन पावर को क्या कहते हैं तैयार करना। लेकिन पूरी सरकार और सरकार का तंत्र ना जाने किस भ्रम में डूबा रहा और लोगों को भी डुबा के रखा। ये जो इंतजाम करना था, ये इंतजाम एक कभी नहीं हुए, जिस के चलते हुए ये हुआ कि जब दूसरे दौर का ये इन्फेक्शन का ये दौर चला, तो डेथ रेट सडनली राइज हो गई, और जिससे बुखराहट सरकार में आ गई, नर्वसनेस रिफ्लेक्ट करती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि अब सरकार बिल्कुल ही, जैसे मैंने कहा, निहत्ती हो गई है। उस तरीके से ये एक परिस्थिति इन्होंने पैदा की है। तो इसलिए अभी भी हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र क्यों बुलाना है। विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाना है कि जो आपने कहा है कि वे 1 महीने तक एक बड़ा अभियान आप चलाएंगे, ये हिमरक्षक रक्षा के नाम पर, जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन संक्रमित हो गया है और कहां कहां हुआ है और क्या तौर तरीके होंगे। ये अभियान आपका टोटली फेल हो जाएगा। ये अभियान कोई कागजों में नहीं बनते हैं। ये अभियान अगर आपको बनाने हैं तो लोगों का साथ बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उसकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आप आशा वर्कर के जरिए, आप आंगनबाड़ी के जरिए हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी आशा वर्कर और इसी आंगनबाड़ी के जिंदगी के बारे में आप कोई चिंता प्रकट नहीं कर रहे। आप उसका क्या मानदेय हो, किस तरीके से उसको एक सरकारी कर्मचारी घोषित करना है, यहां तक कि आपने
यह प्रावधान भी नहीं किया कि कल को अगर अनजाने में या खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्ट हो जाता है जो उस कार्यक्रम को चला रहा है, तो आपने उसकी जिंदगी के इंश्योरेंस का क्वेश्चन भी नहीं किया। आप तो कह रहे हैं कि आउटसोर्स है, आप तो कह रहे हो अंशकालीन है, और कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उतरे। आप खुद तो उतरने के लिए तैयार नहीं है, खुद आप क्या कहते हैं कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों को झोंकना चाहते हैं विदाउट गिविंग द मिनिमम प्रोटेक्शन जो क्या कहते हैं लॉ के अंदर। और किसी भी मानवता के समाज में जो अनिवार्य होता है वो आपको करने की जरूरत है, वो भी आपने टोटल क्या कहते हैं नजरअंदाज इन बातों को आपने कर दिया। इसीलिए हम सरकार से अभी भी विनती कर रहे हैं कि जिस दौर में हम चले गए हैं, आप घबराने की ज्यादा जरूरत मत करो। ये होगा, कोशिश करो कि डेथ रेट कम हो, इस फेज से भी हम निकल जाएंगे, लेकिन ये होगा तब जब आप सबका साथ लेना चाहेंगे। और ये जो विधानसभा का जो हाईएस्ट फोरम है, यही फोरम हो सकता है जहां मैं अपने विचार को प्रकट कर सकता हूं, दूसरे अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के जो चुने हुए विधायक हैं उनके इलाके में क्या परिस्थिति है उसको प्रकट कर सकते हैं। अगर आप ये अनुमति नहीं देंगे तो आप इस लड़ाई के अंदर वायरस को मजबूत करेंगे और लोगों को कमजोर करेंगे। जहां ये सारी बातें कही है, वहां एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि अगर इस वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है तो लोगों का साथ भी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मिल पा रहा है। और उसका भी एक मूल कारण है कि नहीं मिल पा रहा है। जो लोग आज इन्फेक्ट हो गए शादी ब्याह के अंदर या कहीं मातम के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर, वो जो उसको अपने आप को आइसोलेट करना, जो उसको अपने आप को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी, जो आज हिचकिचाहट उसमें है, उसके लिए भी सरकार और सरकार का तंत्र जिम्मेवार है। वो क्यों है कि शुरू के दौर में जब ये वायरस हमारे मुल्क में आया, उस समय भारत सरकार ने बड़े संकीर्ण सोच के जरिए इस तरीके से इस वायरस को पेश करने की कोशिश की जिस तरीके से ये कोई मुसलमान इस वायरस को क्या कहते लाए। इसलिए आप बार बार पूरे देश के अंदर जो मुख्यमंत्री महोदय थे वो बार बार कहते थे ये तबलीगियों ने बार बार शाम को, वो इतना गहरा आज लोगों के जहन में बैठ गया, कोई तबलीगी बनना नहीं चाहता है और उसलिए छुपा रहा है, और जब आखिरी सांसें लेता है तब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, और जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो हमारे पास मिनिमम ऑक्सीजन भी नहीं है उसको बचाने के लिए। दैट इज वाई द डेथ रेट हैज इंक्रीज्ड। इसलिए इसके लिए खुद सरकार जिम्मेवार है और उसको सीख लेना चाहिए कि इस तरीके से जो आप संकीर्ण सोच के जरिए जो आप इस वायरस के खिलाफ लड़ना चाहते थे वो आज आपको उल्टा पड़ गया है। और आखिरी बात हमने एक और कही है उस चिट्ठी में, हमने कहा है कि आज पूरे देश के अंदर जो किसान है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसकी खेती बचेगी तो उसका जीवन यापन बच सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले दिनों में इस कोविड-19 के चलते हुए बड़े हरेडली आपने 3 कानून देश के संसद में पारित किए। आपने मौका नहीं दिया सांसदों को चर्चा करने के लिए, और आज मजबूरी में वो किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कई दिनों से मोर्चा लगाए हैं, 2 महीने उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में मोर्चे लगाए हैं, और अब वो दिल्ली के इर्द गिर्द पहुंचे हैं। और हम समझते हैं कि अगर वायरस के खिलाफ लड़ाई हमने जीतनी है तो ये जो विषय है जिसके ऊपर आज किसान लड़ रहा है, ये 3 कानून भी आपको विड्रॉ करने चाहिए, और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको भी विड्रॉ करना चाहिए, जिससे फिर टोटल फोकस इस वायरस के खिलाफ होगा। अभी ध्यान बट गया है लोगों का, वो सोचता है कि
वायरस से बचूंगा तो मेरा खेत खत्म हो जाएगा, तो मुझे पहले खेत बचाना है, अपना जीवन यापन बचाना है। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेटेड फाइट एक वायरस के खिलाफ हो सकती थी वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो इसलिए यूनाइटेड फाइट देने के लिए आपको इसको भी विड्रॉ करना है, जिससे कि हम पूरे समाज को, पूरे समाज की आबादी को, जनता को एक लाइन पर लाकर इस वायरस के खिलाफ खड़ा कर सके। इसलिए हमने विनती की है हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्लीज रिक्वेस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि इन 3 एक्टों को विड्रॉ करे और क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी विड्रॉ करे, उस पर खुली चर्चा कराएं और खुली चर्चा करने के बाद जो समझ बनती है उस समझ के आधार पर अगले कदम उठाए जा सकते हैं। इन बातों के लिए हमने ये संक्षेप में ये जो आज की वार्ता है इसके लिए ये बुलाई थी। शेखर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या जो आपकी बैठक हुई थी सभी राजनीतिक दलों की जी, उसमें क्या समझ बनी थी और क्या सरकार की मंशा थी कि वो जो है ये सत्र आयोजित करना चाहती है? और दूसरा इसका एडिशन में सवाल है, क्या ये लगता है कि जो इंतजाम सरकार ने किए हैं या जिसमें वो चूक हो गई है उसको लेकर जो सवाल विधानसभा में होने थे, क्या उससे सरकार बच रही है या फिर ये हवाला दिया गया कि हमने जो नियम बनाए हैं असेंबली नहीं होनी है और एक स्थान पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने हैं? क्या तर्क इसमें जो सरकार ने दिए? देखिए बलबीर जी, नंबर 1 कि ऑनेस्टली, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, उस मीटिंग में कहीं ऐसा नहीं लगा कि सरकार भी इच्छुक नहीं है कि भाई सत्र बुलाने की। और हमने एक बात भी कही, मैंने पर्सनली सुरेश भारद्वाज जी से कहा कि आप अगर नहीं बुलाएंगे सत्र, उसके संकेत कुछ और जाएंगे और वो ना सरकार के इंटरेस्ट में है ना हिमाचल के इंटरेस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ये पोजीशन सरकार की नहीं है, हम क्या कहते हैं सत्र को क्या कहते हैं बुलाना चाहते, जिसे वोट क्या कहते हैं उन्होंने ये कहा। हाँ, इस प्रश्न को लेकर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उस प्रश्न को लेकर अलग अलग विचार थे, लेकिन हमने कहा कि एक यूनानिमस क्या कहते हैं ओपिनियन क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार का होना चाहिए। और वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का मीटिंग के चलते हुए फोन आ गया था, जो सुरेश भारद्वाज जी ने बिल्कुल उचित नहीं समझा कि वही बात करे। वो स्पीकर महोदय के कमरे में गए और वहां से वो बात हुई। तो ये हमने मान लिया था कि भाई ये सत्र होगा, लेकिन उसके बाद क्या घटा जिससे कि सडनली गवर्नमेंट ने अपना टॉपसी टॉपी स्टैंड कर क्या कहते ले लिया है, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन ऐसे संकेत आ रहे हैं कि अब ये क्लियर होता जा रहा है कि जो सरकार की जिम्मेवारी मार्च से लेकर अभी तक होनी चाहिए थी। सवाल ये है कि क्योंकि सदन में तो आप जो है गलत आंकड़े नहीं रख सकते जी, तो क्या सरकार को वो सारे जवाब जो है देने पड़ने थे जो भी इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ये भी नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जो हो गया ना। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार ये ऐसा चाहती थी, कौन चाहेगा कि ऐसा हो, लेकिन आपकी गलत समझ के कारण ये हो गया है। अब जब हो गया है, आप दोष अपने ऊपर नहीं, आप अपनी गलती को नहीं कबूलना चाह रहे हैं। अब आप शादियों पर आप उसको मर रहे हैं, आप गैदरिंग पर आप उसको मर रहे हैं। गैदरिंग तो सारी आपने की है और मैं गैदरिंग के खिलाफ नहीं हूं। अगेन मेरा पक्ष थोड़ा दूसरों से भी भिन्न है। मैं इस पक्ष का हूं कि कोविड के चलते हुए कोविड के साथ लिव करने का तौर तरीका आपको निकालना होगा। आप रिवर्स नहीं अब पॉसिबल है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉकडाउन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टूरिज्म को बंद करना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी खेती को खड़ा करना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। ऑलरेडी बहुत लॉस हो गया है। उसके साथ आप कैसे जिएंगे वो आपको निर्धारित करना है, वो आपको तय करना है। और इसीलिए जब आपने इतनी सारी गतिविधियां कर दी, जनमन से लेकर सारे कार्यक्रम
नड्डा साहब की रैली कर दी, उधर आपने अनुराग जी की रैली कर दी, सारी वो कर दी। सडनली टुडे आप रियलाइज कर रहे कि ये तो सारा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ वो नहीं हुआ, गड़बड़ ये हुआ कि जो आपकी गलत समझ इसके बारे में है उसको आप वो क्या कहते हैं ठीक नहीं करना चाहते हैं और दोष आप लोगों पर मढ़ना चाहते हैं, वो कारण है। और इसलिए आप घबरा रहे हैं कि विधानसभा में जो आप बेनकाब होंगे। मैं जानता हूं रूलिंग पार्टी के एमएलए भी इस विषय को लेकर खुल के बोलने वाले थे और इसलिए आप खुद अपने से भी डर रहे हैं और इसलिए आप उस को आप स्थगित आपने किया है, ये मेरा समझ है। और इसलिए अभी भी विनती कर रहे हैं हम, आप रीथिंक करें और इसको दोबारा आप क्या कहते हैं इसको बदलें।